हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमारी विज्ञान विषय के प्रश्न बैंक की क्लासेस लगभग पूरी हो चुकी है। हमने सभी चैप्टर्स के प्रश्न बैंक के तहत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे उन सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक को सॉल्व करवाइए। तो आप सबकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम आपकी सामाजिक विज्ञान की प्रश्न बैंक की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज शुरुआत कर रहे हैं आपकी लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी की। यानी हम सामाजिक विज्ञान की जो क्वेश्चन बैंक है उसकी शुरुआत कर रहे हैं आपकी लोकतांत्रिक राजनीति से, जिसमें आज हम अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में दिए गए हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है? बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है? तो बेल्जियम आपके यूरोप महाद्वीप का देश है। कौन से महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप का। आगे देखो, प्रश्न संख्या 2 है, श्रीलंका में सामाजिक समूह सिंहलियों का कुल आबादी में कितना प्रतिशत है? यानी जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे उनका श्रीलंका की कुल आबादी में कितने प्रतिशत भाग मौजूद था? तो वो था लगभग 74% भाग किसका था? सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों का था। तीसरा है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बना सन 1948 में। चौथा, लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है, तो जो लेबनान है उसकी राजधानी है बैरूत। क्या है? बैरूत। पांचवा है, रूस में कुछ नए कानून कब बने? रूस के अंदर कुछ नए कानून कब बने? तो सन 2005 में। छठा, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कब किया गया? श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में दर्जा कब दिया गया? तो वो दिया गया था सन 1956 में। सातवां, श्रीलंका की आबादी में ईसाई धर्म के लोगों का हिस्सा कितना है? श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? तो वो है लगभग 7%। आठवां, श्रीलंका में तमिलों की जनसंख्या कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? श्रीलंका के अंदर तमिलों की जनसंख्या कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 18%। नब्बा, बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत फ्लेमिश इलाके में रहता है? बेल्जियम की आबादी का कुल कितना प्रतिशत भाग फ्लेमिश इलाके के अंदर रहता है? तो लगभग 59%। 10वां, बहुत ही महत्वपूर्ण, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। आगे बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 11वां है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और क्या है? ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग हैं वो तुलनात्मक रूप से बाकी भाषा वाले लोगों की तुलना में ज्यादा समृद्ध हैं और कैसे हैं? ताकतवर हैं। अगला, श्रीलंका एक खाली जगह देश है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? एक द्वीपीय देश है। 13वां, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का खाली जगह प्रतिनिधित्व है। तो ब्रुसेल्स के अंदर अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का क्या है? समान प्रतिनिधित्व है। 14वां, पार्टियों में सत्ता के लिए आपस में खाली जगह रहती है। तो पार्टियों के अंदर सत्ता प्राप्त करने हेतु आपस में क्या रहती है? प्रतिस्पर्धा रहती है। क्या रहती है? प्रतिस्पर्धा रहती है। ठीक, आगे बढ़े। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जिनके जवाब आपको एक शब्द अथवा एक लाइन के अंदर देने होते हैं। पहला है, शासन के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? शासन के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो शासन के 3 प्रमुख घटक हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखें, इनके उत्तर मैंने अलग से लिख रखे हैं। तो शासन के 3 प्रमुख अंग हैं, वो हैं आपके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा प्रश्न है कि गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच में होने वाले युद्ध को कहा जाता है। यानी एक देश है,
या एक राष्ट्र है उसके अंदर अलग अलग जो संगठित गुट हैं उनके बीच में जब युद्ध होता है तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। कभी कभी गृह युद्ध ऐसे भी दो देशों के युद्ध को कहा जाता है जो कभी एक ही देश के क्या रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे मैंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है तो इसको हम गृह युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पुराने की अगर बात करें यानी भूतकाल की बात करें तो कुछ समय पहले ये एक ही देश के क्या थे, भाग थे। इसी तरह बात करें भारत और बांग्लादेश की तो इनके बीच में अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उसको हम गृह युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश पहले एक ही देश के क्या थे, भाग थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? कब हुआ? 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? 4 फरवरी 1948 को। चौथा प्रश्न है बेल्जियम के बेलोनिया क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो बेल्जियम की जो कुल आबादी है उसमें से 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं जो डच भाषा बोलते हैं, और लगभग 40% लोग वालोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और लगभग 1% लोग बेल्जियम जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो वेलोनिया क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? लगभग 40% लोग रहते हैं। पांचवा, श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो श्रीलंका के अंदर सन 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करते हुए सिंहली को एकमात्र श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया? 1956 में। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6। बेल्जियम के नेताओं ने 1970 और 1993 के बीच अपने संविधान में कितने संशोधन किए? तो बेल्जियम के नेताओं ने 1970 से लेकर 1993 के बीच में लगभग 4 बार अपने संविधान में क्या किया? संशोधन किया। सातवां, विक्रम की पीठ पर कौन बैठा था? तो विक्रम जो आपके पाठ के अंदर एक पात्र दिया हुआ है, कैरेक्टर, विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा हुआ था। आठवां, श्रीलंका में किन दो समुदायों के बीच संघर्ष जारी है? तो श्रीलंका के अंदर एक बहुसंख्यक समुदाय है सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों का, और एक है अल्पसंख्यक समुदाय, वो है तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का। तो यानी श्रीलंका के अंदर दो समुदाय सिंहली और तमिल समुदाय के बीच में संघर्ष जारी है। ठीक है, आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 9। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? तो सत्ता की साझेदारी दरअसल क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? लोकतंत्र की आत्मा। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को क्या किया जाए? बांटा जाए, और ये लोग इसी ढर्रे में रहे। सत्ता की साझेदारी के जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें है विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकार यानी गठबंधन सरकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये क्या है? ये आपकी एक सत्ता की साझेदारी की क्या है? मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की कि बेल्जियम में वर्तमान में शासन की कौन सी प्रणाली है? बेल्जियम के अंदर वर्तमान में शासन की कौन सी प्रणाली है वो हमें बताना है। तो देखो, बेल्जियम के अंदर वर्तमान में एकात्मक शासन प्रणाली के स्थान पर संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। बेल्जियम के अंदर पहले एकात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन बाद में बेल्जियम सरकार के द्वारा संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं? बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं वो हमें बताना है। तो बहुसंख्यकवाद क्या है? एक मान्यता है कि अगर कोई भी समुदाय किसी भी क्षेत्र में बहुसंख्यक है यानी बहुत अधिक मात्रा में है तो फिर वह मनमाने ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की क्या कर सकता है? अवहेलना कर सकता है। यानी बहुसंख्यकवाद एक मान्यता है, यानी ये ऐसी सोच है कि यदि कोई भी समुदाय किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो अपने तरीके से देश का शासन कर सकता है, और जो देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनकी संख्या बहुत कम है उनकी आवश्यकताओं या फिर इच्छाओं की क्या कर सकता है? अवहेलना कर सकता है। दूसरा है नियंत्रण
वह संतुलन की व्यवस्था क्या है? तो जो नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली है वो सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के क्षैतिज वितरण की एक प्रणाली है। भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपनी शक्तियों का क्या करते हैं, साझा करते हैं और एक दूसरे के बीच जांच और संतुलन की क्या करते हैं, संतुलन की प्रणाली बनाए रखते हैं। तो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का मतलब यह है कि सरकार को अलग अलग भागों के अंदर बांट देना और सबको अलग अलग अधिकार देना, लेकिन वो तीनों ही या जो जितने भी स्तर आपने बनाए हैं वो सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके क्या करे, देश की शासन व्यवस्था को संचालित करे। यही है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। आगे बात करें, तीसरा प्रश्न, वैध सरकार किसे माना जाता है? वैध सरकार यानी लीगल गवर्नमेंट किसे माना जाता है? तो वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है, अथवा दूसरे शब्दों में कहे तो जनता की जो सरकार है उसे ही हम क्या कहते हैं, वैध सरकार कहते हैं। चौथा, सत्ता के लिए किस प्रकार के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है? सत्ता के किस प्रकार के वितरण अथवा बंटवारे को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण में सत्ता को सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के रूप में होती है। सत्ता के क्षैतिज वितरण की अगर बात करें तो उसमें शक्ति विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विभाजित है। तो हम बात करें अगर सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण की, तो वहां पर जो सत्ता है उसको सरकार के विभिन्न स्तरों के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है, जिसमें केंद्र सरकार जो केंद्र लेवल पे, राज्य सरकार राज्य लेवल पे और स्थानीय लेवल पे स्थानीय सरकार। इस प्रकार का जो सत्ता का बंटवारा है उसे कहा जाता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। पांचवा है, खलील के माता पिता कौन कौन से धर्म से थे? तो खलील के जो पिता थे वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ क्या थी, माँ थी सुन्नी मुसलमान। पिता थे ऑर्थोडॉक्स ईसाई और माँ थी सुन्नी मुसलमान। छठा प्रश्न है कि अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखो, अल्पसंख्यक शब्द है उसका अर्थ है कि वे समुदाय जो किसी विशेष क्षेत्र में संख्या में क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। उदाहरण की बात करें तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख इत्यादि बहुत जाति धर्म के लोग रहते हैं। भारत में हिंदू बहुसंख्यक है यानी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख क्या है, अल्पसंख्यक है, क्योंकि इनकी संख्या हिंदुओं की तुलना में बहुत ही कम है। तो जिस समुदाय की संख्या बाकी की तुलना में बहुत कम होती है उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक समुदाय। फिर सातवां प्रश्न है, नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर क्या मांग रखी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे आपकी किताब में लगभग नहीं मिला है। अगर आप किसी को मुझे मिलता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर करें, ठीक है? क्योंकि मुझे आपके पाठ्य पुस्तक में कहीं इसका उत्तर नहीं मिला, हो सकता है कि बाहर से आया हो या गलत प्रिंट हुआ हो। आगे बात करें, आठवां प्रश्न है, बेल्जियम की जातीय बनावट को स्पष्ट कीजिए। तो बेल्जियम के अंदर लगभग 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग लगभग वालोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। वही 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ब्रुसेल्स में जो बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और अन्य 20% लोग क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि बेल्जियम के अंदर मुख्यतः 3 भाषा वाले लोग पाए जाते हैं। डच आपकी एक तो कौन सी भाषा, डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा वाले, ठीक है? आगे बात करें प्रश्न संख्या आगे है लघु उत्तरात्मक प्रश्न सेकंड। पहला प्रश्न है, संघ सरकार से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्या है, संघ सरकार से आप क्या समझते हैं? अगर हम बात करें संघीय शासन व्यवस्था की तो यह सरकार की क्या है, एक व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण एवं उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच में क्या हो जाती है, बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर। इसमें एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के सारे विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है।
सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर क्या करती है, अपना कार्य करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। उदाहरण की बात करें जैसे भारत, भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या अभिप्राय है? तो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। यानी एक उच्च लेवल की और एक निम्न लेवल की, इनके बीच में जब हम सरकार का क्या कर देते हैं, सरकार की विभिन्न शक्तियों अथवा अधिकारों का बंटवारा कर देते हैं, तो उसे कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। जैसे भारत में पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को संघ अथवा केंद्र सरकार कहते हैं, और प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर बनने वाली सरकारों को राज्य सरकार कहा जाता है। और राज्य सरकारों से नीचे की स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है, यानी जो स्थानीय स्तर पर सरकार काम करती है उसे कहा जाता है स्थानीय सरकार। क्या कहा जाता है, स्थानीय सरकार कहा जाता है। ठीक, आगे बात करें। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी किन किन स्तरों पर हो सकती है? तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच अगर हम सत्ता के बंटवारे की बात करें तो सत्ता के अलग अलग अंग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से ये अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस तरह के बंटवारे को कहते हैं सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। और इस तरह के बंटवारे से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्तियां नहीं रहती है। इससे विभिन्न संस्थानों के बीच शक्तियों का क्या संतुलन बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी अलग अलग स्तर पर हो सकती है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। हम कह सकते हैं कि विधायिका यानी आपके कानून बनाने के आधार पर विधायिका का कार्य अलग होगा, कार्यपालिका का कार्य अलग होगा और न्यायपालिका का अलग होगा। ये उनके कार्य के आधार पर भी हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, श्रीलंका के अंदर तमिलों की क्या मांगे थी और इसके लिए तमिलों ने किस प्रकार संघर्ष किया? श्रीलंका के अंदर तमिलों की मांगे क्या थी और उन्होंने इसके लिए किस प्रकार संघर्ष किया? तो तमिलों की मांगे क्या थी कि तमिल को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में तमिलों को समान अवसर दिए जाएं और तमिलों के आबादी वाले क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। ये कुछ मांगे थी तमिलों की। अब इसके लिए तमिलों ने संघर्ष क्या किया? तो श्रीलंका सरकार ने जब तमिलों की मांगों को ठुकरा दिया तो इसका परिणाम यह हुआ कि तमिलों के उग्रवादी संगठन और सरकारी सेनाओं में रुक रुक कर युद्ध चलता रहा, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं और बहुमूल्य संपत्ति भी क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। ये प्रभाव देखने को मिला। पांचवा प्रश्न है, श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। श्रीलंका के अंदर हुए जातीय संघर्ष पर अपने विचार बताने हैं। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिल प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। उनके संगठन लिट्टे की हिंसात्मक कार्रवाइयों तथा आंदोलन की वजह से श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। लिट्टे की प्रमुख मांग यह है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंकाई राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का हमेशा से क्या रहा है, वर्चस्व रहा है और तमिल सरकार और राजनेताओं पर उनके हितों की अनदेखी किए जाने का दोषारोपण किया गया। जो सिंहली राष्ट्रवादी थे उनकी मान्यता थी कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि तमिल केवल सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षित व्यवहार से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज क्या हुई, बुलंद हुई। सन 1983 के पश्चात उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे देश की सीमा के साथ सशस्त्र संघर्ष थे। इसने तमिल इलम अर्थात श्रीलंकाई तमिलों हेतु एक पृथक देश की मांग कर डाली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सन 2009 में श्रीलंकाई सरकार द्वारा किए लिट्टे का सफाया कर दिए जाने के बाद उक्त स्थिति में बदलाव आ गया है। तो यानी हम कह सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर एक तो सिंहली समुदाय और एक तमिल भाषी लोगों के बीच में हमेशा से यानी काफी लंबे समय से संघर्ष चलता रहा है। और सिंहली समुदाय बहुसंख्यक होने के कारण जो तमिल भाषी लोग हैं उनकी जो मांगे हैं उनको बार बार क्या किया जा रहा है, उनकी मांगों की बार बार अवहेलना की जा रही है। इस तरह जो तमिल भाषी लोग हैं वो हमेशा से अपने अधिकारों के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6,
सत्ता के क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में अंतर क्या है? हम कई बार देख चुके हैं पीछे कि क्षैतिज वितरण के अंदर सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता का क्या होता है? वितरण, जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण में सत्ता का वितरण विभिन्न स्तरों में होता है। क्षैतिज वितरण में एक ही स्तर पर सरकार के अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, वही ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार की शक्तियों का विभाजन विभिन्न स्तरों के बीच में होता है। क्षैतिज वितरण में एक ही स्तर की सरकार होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण में उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारें होती है। तो ये दोनों के अंदर अंतर है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करें निबंधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? निबंधात्मक प्रश्न। देखें पहला कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो सत्ता की साझेदारी के अगर तरीकों की बात करें या रूप की बात करें, तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के हमें अलग अलग तरीके निम्नलिखित है या अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप है सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसमें एक ही स्तर पर रहकर शासन के विभिन्न अंगों, जैसे आपकी विधायिका, कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का क्या रहता है? बंटवारा रहता है। कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता तथा हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। हमें भारत तथा अमेरिका में सत्ता की ऐसी ही साझेदारी देखने को मिलती है। दूसरा है आपका सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। संविधान द्वारा सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। पूरे देश के लिए एक संघीय सरकार हो और फिर प्रांतीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के माध्यम से सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किया गया है। ये दूसरा रूप है आपका सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तीसरा है सत्ता का विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच में बंटवारा। तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और चौथा, राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की साझेदारी। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल आपस में प्रतिस्पर्धा करके दबाव समूह आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित तथा नियंत्रित करके सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो ये कुछ सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप हैं। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का आपको एक उदाहरण देना है और एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण भी बताना है। तो देखो, भारत के अंदर सत्ता की साझेदारी का उदाहरण आपको देना है, तो आप दे सकते हैं कि भारत में आपकी केंद्रीय लेवल पर केंद्र सरकार है, राज्य या प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार है और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार देखने को मिलती है, जहां पर अलग अलग विषयों के माध्यम से उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो इसका एक युक्तिपरक कारण क्या है कि सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव क्या होता है? कम करने में मदद मिलती है। इसीलिए सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है कि लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखना। लोकतंत्र जो कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, उस लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखना, यही क्या है? यही लोकतंत्र का एक सबसे प्रमुख नैतिक कारण है। आगे बढ़ें, तीसरा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सत्ता की साझेदारी आपके लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। आपको श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है। तो एक अच्छा लोकतांत्रिक शासन वह है जिसमें समाज के विभिन्न समूहों के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में भागीदार बनाया जाए। इसे बेल्जियम और श्रीलंका के जनतांत्रिक स्वरूपों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में जातीय समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी मौजूद है। बेल्जियम में विभिन्न भाषाई समुदायों, जिसमें 59% डच भाषा वाले लोग, 40% फ्रेंच भाषा वाले लोग और 1% जर्मन भाषी समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के तहत निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान वहां पर है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के
सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी समुदाय के लोग एक तरफा फैसला कभी भी नहीं कर सकते हैं। संविधान द्वारा केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के क्या कर दी गई है, क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। तो ये बेल्जियम के अंदर जातीय समुदाय का एक अच्छा उदाहरण है। और राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स में दोनों ही समुदायों का क्या है, समान प्रतिनिधित्व है। अब बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जनतंत्रीय व्यवस्था, श्रीलंका में सिंहली, तमिल तथा मुसलमान जातियां पाई जाती है। 1956 में कानून के द्वारा तमिल को हटाकर सिंहली को श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दिया गया। यहाँ विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में अन्य समुदायों की अपेक्षा करते हुए सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई है। तो श्रीलंका में साझेदारी के अंदर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय, श्रीलंका की अगर हम सत्ता की साझेदारी की बात करें तो वहां पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रभुत्व कायम करने के लिए उन्हें सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनाता है। इसका परिणाम वहां सिंहलियों और तमिलों में टकराव हुआ, जो धीरे धीरे गृह युद्ध के अंदर क्या हुआ, परिणित हुआ। तो यहाँ पर दो उदाहरण हैं, एक बेल्जियम का जहां पर एक बहुत ही शानदार जातीय समूहों के बीच सत्ता का विभाजन किया हुआ है, वही एक है आपका श्रीलंका जहां पर दोनों जातीय समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4, प्रजातंत्र की परिभाषा लिखो और प्रजातंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो देखो प्रजातंत्र का मतलब क्या है, तो इस तरह की सरकार के अंदर शासन का चयन, शासक का चयन लोगों के द्वारा होता है। जो सरकार लोगों द्वारा लोगों की और लोगों के लिए होती है उसे ही प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र कहते हैं। इस तरह की सरकार में लोगों की इच्छा के अनुसार सत्ता का क्या हो सकता है, हस्तांतरण होता है। अब प्रजातंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, तो पहला कारण है कि विभिन्न जाति समुदायों के बीच में टकराव को रोकने के लिए। तो सत्ता की साझेदारी जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव का जो अंदेशा है वो क्या हो जाता है, कम। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए काफी अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभदायी लग सकता है, परंतु आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक साबित हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों लिए ही नहीं परेशानी पैदा करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। तो सत्ता की साझेदारी पहला किसके लिए जरूरी है, टकराव के लिए, टकराव से बचने के लिए, यानी अलग अलग समुदायों जाति धर्म के लोगों के बीच में टकराव को रोकने के लिए उनकी सत्ता में साझेदारी होना काफी जरूरी है। और दूसरा है लोकतंत्र की आत्मा। तो सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को क्या किया जाए, बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से क्या हो, जुड़े हो, उसे कहा जाता है एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो इस प्रकार हमने आपकी लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 सत्ता में साझेदारी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक के अंतर्गत दिए गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।